26 अगस्त 1980 की एक शांत सुबह, जब एक बॉम्ब की खबर ने अमेरिका के एक छोटे से शहर स्टेट लाइन की नींद उड़ा दी थी। निशाने पर था हार्वीज कैसीनो नाम की एक बिल्डिंग, जो आसपास के लोगों के लिए मौज मस्ती और जुआ खेलने की एक पॉपुलर जगह थी। और इसके बाद शुरू होती है अमेरिका के जुर्म के इतिहास की एक अजीबोगरीब कहानी, जिसने FBI के बड़े बड़े अधिकारियों को भी असमंजस में डाल दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं जुर्म की एक हैरत अंगेज कहानी। छब्बीस अगस्त 1980 सुबह के 5 बजे हार्वीज नाम के कैसीनो के बाहर एक वैन आकर रुकती है। इस वैन पर IBM का लोगो लगा हुआ था। इस वैन से सफेद कोट पहने 2 लोग नीचे उतरते हैं और एक बड़ी सी मशीन को सीधा बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो मानो कोई कंप्यूटर टेक्नीशियंस हो। वो मशीन एक बड़ा इंडस्ट्रियल फोटोकॉपियर लग रही थी। ये शिफ्ट्स के चेंज होने का टाइम था, तो किसी ने भी उनसे कोई सवाल जवाब भी नहीं किया और वो लोग आराम से लिफ्ट से हुए 2nd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो लोग एक खाली जगह देखकर उस मशीन को साइड में लगा देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। 6:04 पर शिफ्ट मैनेजर रॉबर्ट विंसन को पता चलता है कि कॉरिडोर के दोनों साइड के दरवाजों के तालों में टूथपिक्स और ग्लू अंदर डाला हुआ था। जांच पड़ताल करने पर उसे कॉरिडोर के अंदर रखी एक बड़ी सी मशीन नजर आती है, जिसके ऊपर 28 टॉगल बटन लगे हुए थे। साथ ही उसे कारपेट पर एक लेटर गिरा हुआ मिलता है, जिस पर लिखा था हार्वेज मैनेजमेंट। उसने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया, जिन्होंने ये लेटर खोला। उस लेटर में लिखा हुआ था कि साधारण सी दिखने वाली ये मशीन एक खतरनाक बॉम्ब है। इस लेटर में होटल के स्टाफ और बॉम्ब स्क्वाड के लिए वार्निंग लिखी हुई थी कि इस बॉम्ब को बिल्कुल भी हिलाने की कोशिश मत करना। 0.01 इंच की मूवमेंट भी इसके डेटोनेटर को ऑन कर देगी और धमाका हो जाएगा। ना ही इस बॉम्ब को गैस या पानी से डिस्पोज करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें फ्लोट स्विच के साथ साथ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्विच भी लगा हुआ है, जो थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने पर एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें लगे स्क्रूज भी ट्रिगर से जुड़े हुए हैं, जिनको घुमाने की थोड़ी सी कोशिश हुई तो बॉम्ब का फटना तय है। ना ही इस बॉम्ब को डिसमेंटल किया जा सकता है और ना ही बिना फटे रोका जा सकता है। इसे कैसे सेफ जगह पर ले जाकर डिस्ट्रॉय करना है वो तुम्हें मैं बताऊंगा, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात को बहुत सीरियस लेना होगा। उन्होंने वार्निंग में यह भी लिखा कि इस बम में बहुत सारी मात्रा में TNT भरा हुआ है और अगर ये फटा तो 1200 फीट दूर तक का एरिया साफ हो जाएगा। डिमांड में उन अपराधियों ने 100 के नोटों में $3 मिलियन की डिमांड करी थी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि नोट बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए और अगर उन नोटों में कोई गड़बड़ पाई गई तो वो लोग आगे के इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। और वार्न करते हुए कहा कि अगर 24 घंटे में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई या उन्हें डबल क्रॉस करने की कोशिश की गई तो फ्यूचर में एक और बॉम्ब ब्लास्ट होगा। इस लेटर को पढ़ते ही स्टाफ के हाथ पैर फूल गए। पुलिस को तुरंत फोन मिलाया गया। इस मैटर को सीरियस लेते हुए सारे गेस्ट्स और स्टाफ को अगले 50 मिनट में होटल से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद कैसीनो वाले यहां रखा बहुत सारा कैश और कैसीनो चिप्स बाहर निकालने का प्लान बनाने लगे। पुलिस और बम स्क्वाड आ चुकी थी। इस बॉम्ब को देखने के बाद पुलिस और टेक्नीशियंस भी काफी हैरान थे। उन्होंने इस साइज का बॉम्ब अपने करियर में कभी नहीं देखा था। बॉम्ब टेक्नीशियंस ने बिना प्रोटेक्टिव गियर्स पहने घंटों तक इस डिवाइस की जांच की। उनका कहना था कि अगर इस साइज का बॉम्ब फटा तो प्रोटेक्टिव गियर्स भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। इस बॉम्ब को काफी अच्छे तरीके से बनाकर वेल्ड किया गया था। बॉम्ब स्क्वाड ने हर कोने से इसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस बनाए। एक्स-रे मशीन से बॉम्ब के अंदर के हिस्सों की जांच की गई। वो तरीके ढूंढने में लगे थी कि कोई तो रास्ता होगा जिससे इस बॉम्ब को फटने से रोका जा सके। वो जो भी आइडिया सोचते, बॉम्ब बनाने वाले ने उसके लिए भी कोई ना कोई तोड़ निकाल रखा था। अब उनके पास बदमाशों की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ घंटों में बॉम्ब की खबर पूरे देश में फैल गई और दूर दूर से लोग इसे देखने आने लगे। पार्किंग लॉट न्यूज वालों के ट्रक से भर गई थी। मीडिया पर इससे रिलेटेड न्यूज पूरे दिन चलाई जा रही थी। एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा होममेड बम था। इस कैसीनो का मालिक हार्वे ग्रोसमैन उन बदमाशों को एक भी पैसा नहीं देना चाहता था। इसलिए पुलिस ने प्लान बनाया
कि वो लोग कागज की गड्डियों के ऊपर 100 के नोट लगाकर बैग भर देंगे। फिरौती की रकम ले जाने के लिए एक स्पेशल एजेंट जो कुक को चुना गया, जो कि एक हेलीकॉप्टर पायलट भी था। रात के 10:30 बजे एजेंट कुक ने बैग को हेलीकॉप्टर में रखा और उड़ने की तैयारी करने लगे। लेटर में दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पैसा हेलीकॉप्टर से डिलीवर करना था और रात के 11 बजे हेलीकॉप्टर को लेक टाहो एयरपोर्ट के सबसे पास वाली बिल्डिंग के पास खड़ा करना था। लेटर में लिखा था कि हेलीकॉप्टर का मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए, पायलट बिल्कुल अकेला होना चाहिए और उसके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। पैसे रखने के बाद उसे बाहर निकलकर फेंस के पास वाले गेट के पास खड़ा होकर अगले ऑर्डर का वेट करना है। आगे के ऑर्डर्स रात के 12:10 पर किसी टैक्सी वाले के थ्रू या पास के किसी पब्लिक फोन के द्वारा बताए जाएंगे। ऑर्डर मिलने के बाद उसे हेलीकॉप्टर में घुसते वक्त एक हेडलाइट से सारे हेलीकॉप्टर के अंदर रोशनी करनी है ताकि हम दूर से दूरबीन से देख सके कि कहीं कोई अंदर तो नहीं। इसके बाद लेटर में पायलट के लिए विशेष निर्देश थे कि हेलीकॉप्टर में फ्यूल टैंक भरा होना चाहिए, किसी को भी अपने साथ नहीं लाना है और हीरो बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। एयरपोर्ट के पास पहुंचने के बाद तुम्हें किसी के भौ कांटेक्ट में नहीं रहना है। इसके बाद स्पेशल एजेंट कुक ने ऑर्डर्स के हिसाब से वहां से उड़ान भरी। बस एक चीज थी जो उसने नहीं मानी, इस हेलीकॉप्टर में उसके साथ एक और एजेंट पीछे छिपकर बैठा हुआ था। लेक टाहो एयरपोर्ट पर पहुंचकर एजेंट कुक ने हेलीकॉप्टर में तेल भरवाना शुरू किया। तब रात के 12 बजने के कुछ देर बाद वहां मौजूद एक पब्लिक फोन बजने लगता है। फोन उठाने पर सामने से बताया जाता है कि आगे के ऑर्डर्स तुम्हारे सामने रखी बेंच के नीचे चिपके हुए हैं, तुम्हारे पास बस 3 मिनट है। एजेंट कुक जल्दी से नोट ढूंढने में लग जाता है, पर वो नोट उन्हें उस फोन के नीचे चिपका मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं कि मेरे ऑर्डर्स अच्छे से फॉलो करने हैं और इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद तुम्हें हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलना है और एक तेज टॉर्च लाइट से अंदर का सारा हिस्सा दिखाना है। अगर ये 4 सीटर है तो पीछे की सीट्स को मोड़कर भी दिखाना है ताकि हम देख सके कि कोई अंदर तो नहीं छिपा हुआ। जब ये सब कर लो तो तुम टेक ऑफ कर सकते हो। ये याद रखना कि हेलीकॉप्टर के आसपास कोई ना हो और ना ही कोई टेक ऑफ करते समय अंदर घुसे। हमारी नजर तुम पर ही है। ऑर्डर मिलने के 3 मिनट के अंदर ही तुम्हें उड़ान भरनी है और पश्चिम दिशा में राइट हैंड साइड तुम्हें एक सीधी लाइन में हाईवे 50 को फॉलो करना है। हेलीकॉप्टर को 500 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ाना। 15 मील तक उड़ने के बाद तुम्हें नीचे से एक तेज रोशनी दिखाई देगी, जिसके बाद तुम्हें उस रोशनी वाली जगह पश्चिम की तरफ मुंह करके लैंड कर जाना है। लैंड करने के लिए तुम्हें सिर्फ 4 मिनट का वक्त मिलेगा, वरना लाइट बंद हो जाएगी। लैंडिंग वाली जगह से 200 फीट दक्षिण में एक पेड़ पर तुम्हें दूसरा एनवेलोप मिलेगा जिसमें आगे के ऑर्डर्स होंगे। पिछली बार की तरह ऑर्डर फॉलो करने में ही तुम्हारी भलाई होगी। स्पेशल एजेंट कुक ने वैसे ही किया, पर कई दूर उड़ने के बाद भी उन्हें कोई सिग्नल लाइट नजर नहीं आई। हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर 1 घंटे तक चक्कर लगाता रहा, पर किसी भी डायरेक्शन में कोई भी लाइट नहीं थी। आखिर में जब हेलीकॉप्टर का तेल खत्म होने की कगार पर आ गया तो वो लोग वापस लौट गए और बदमाशों के फोन आने का वेट करने लगे, पर वो कॉल फिर कभी नहीं आई। However, they did not show up in a second location after a telephone call had been made to set up the payoff. अगले दिन अगस्त 27, 1980, अब कॉल का और वेट नहीं किया जा सकता था। बॉम्ब स्क्वाड ने प्लान बनाया कि अगर वो लोग एक झटके से उस बॉम्ब के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले से अलग कर दे तो शायद ये बॉम्ब ना फटे, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा जिसमें सारे स्विचेस थे बॉम्ब के दिमाग की तरह काम कर रहा था। ये प्लान सुनने में तो अच्छा था, पर इसे एग्जीक्यूट करने में भी काफी जोखिम था। लेकिन FBI के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ये प्लान कैसिनो के मालिक हार्वे को सुनाया गया। उनके पास भी उनके हिसाब से चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोपहर के 3:43 पर आसपास के सारे इलाके को खाली करा लिया गया। बॉम्ब को चारों तरफ से हजारों सैंडबैग से ढक दिया गया और एक साइड से खुला छोड़ दिया गया ताकि धमाके को उस डायरेक्शन में भेजा जा सके जिसमें सबसे कम नुकसान हो। फिर बम स्क्वाड ने दूर एक सेफ दूरी से प्लान के मुताबिक उस बम के ऊपर वाले हिस्से में छोटे बारूद के पैकेट लगाकर इसे डिटोनेट कर दिया। पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ और बॉम्ब में तब भी धमाका हो गया।
धमाका काफी तेज तो था, पर इस ब्लास्ट से कोई भी घायल या मारा नहीं गया। धमाके से इस कैसीनो और साथ वाले कैसीनो का काफी नुकसान हुआ। बाद में जांच में पता चला वो बदमाश जिसे TNT वाला बम बता रहे थे, एक्चुअल में वो डायनामाइट था जिसे एक कंस्ट्रक्शन साइट से चुराया गया था। डायनामाइट TNT से काफी कम खतरनाक होता है। बम से छुटकारा पाया जा चुका था। अब FBI के ऊपर तलवार लटकी हुई थी कि कैसे उन अपराधियों को पकड़ा जाए। इस सफेद वैन की चर्चा हर न्यूज़पेपर और टीवी में थी। पुलिस ने इससे रिलेटेड कोई भी सूचना देने वालों के लिए $2 लाख का इनाम घोषित कर दिया, पर कोई सुराग नहीं मिला। 2 सितंबर 1980 को उन्हें एक होटल के मालिक का फोन आता है और उनका दावा था कि उनके पास उस वैन के नंबर है। FBI एजेंट्स साउथ लेक टाहो में स्थित उस होटल के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाने पर होटल का मालिक जेराल्ड और उसकी बीवी नांसी उन्हें होटल का रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाती है, जिस पर उन्होंने उस वैन का नंबर लिख रखा था। वो लोग बताते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट से पहली वाली रात वो लोग उसी होटल में रुके थे और वो वैन उनकी पार्किंग में खड़ी थी। उनमें से एक ने शराब पी रखी थी और उसने उसकी बीवी पर उल्टे सीधे कमेंट्स भी किए, इसलिए उन्होंने उस वैन का नंबर नोट कर लिया था। FBI उस नंबर से वैन के मालिक का पता लगाती है तो पता चलता है कि ये वैन किसी जॉन बर्जेस नाम के आदमी की थी, पर इसे चलाता उसका बेटा जॉनी था। जब पुलिस उसके घर पर सर्च वारंट लेकर पहुंची तो उन्हें वो घर पर मिला। घर का कमरा बियर के खाली कैंस और गांजे की सिगरेट्स के टुकड़ों से भरा पड़ा था। पूछताछ में उसने बताया कि वो उस रात उस जगह सिर्फ गांजे के चक्करों में गया था और वहां उसकी गाड़ी की बैटरी डेड हो गई, इसीलिए वो लोग उस होटल में रुके थे। वहां से वो लिफ्ट लेकर नई बैटरी लाया और उस गाड़ी को जंप स्टार्ट किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे जाने दिया क्योंकि उसके ऊपर शक का कोई मतलब बन ही नहीं रहा था और ना ही उस जैसा सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब बनाना उसके जैसे इंसान के लिए पॉसिबल था। कई महीने बीत गए पर बदमाशों का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने इनाम की रकम को $2 लाख से बढ़ाकर $5 लाख कर दिया। मई 1981 में FBI के पास एक अनजान कॉलर का फोन आता है जिसका कहना था कि वो जानता है कि उस बम ब्लास्ट में किसका हाथ है। कॉलर ने बताया कि एक बार उसने एक लड़की को डेट किया था जिसने उसे एक होम मेड बॉम्ब को बनाकर फिरौती मांगने का सेम प्लान बताया था। ये बात इस होटल बॉम्बिंग से पहले की बात थी। उस लड़की ने बताया कि ये प्लान उसे उसके पुराने बॉयफ्रेंड जॉनी बर्जेस ने बताया था। इस प्लान का मास्टरमाइंड उसका खुद का पिता था। ये जॉनी वही था जिससे पुलिस ने पहले भी पूछताछ की थी। दोबारा उसका नाम आने से पुलिस ने उसके पिता के बारे में और इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू की। जांच में सामने आई बातों से शक की सारी सुइयां उस पर घूम गई। वो एक रिटायर्ड फौजी था, ऊपर से एक बेहतरीन इंजीनियर भी, साथ में वो पायलट भी था जिसे हेलीकॉप्टर उड़ाना भी आता था और वो $7.5 लाख कर्जे में भी डूबा हुआ था। ये पैसा उसने हार्वे कैसीनो में ही हारा था। पुलिस को सारी कहानी समझ आ गई। 14 अगस्त 1981 में FBI ने जॉनी और उसके भाई को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया ताकि उनसे और बात उगलवाई जा सके। FBI ने दोनों भाइयों को बहला फुसलाकर अपने पिता के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार कर लिया। उनसे कहा गया कि अगर वो बॉम्बिंग के बारे में सब कुछ बताते हैं तो उनकी सजा में उन्हें कुछ छूट मिल जाएगी। तब दोनों भाइयों ने सारी कहानी बयां कर दी। जॉन बर्जेस, उनका पिता, मेनली हंगरी से था। ग्रेजुएट होने के बाद 1944 में उसने रॉयल हंगेरियन आर्मी एयर फोर्स ज्वाइन कर ली, जहां वो एक पायलट बन गया। उस टाइम चल रहे विश्व युद्ध में भी उसने जंग लड़ी थी, जहां वो सोवियत रूस आर्मी द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसे 25 साल हार्ड लेबर की सजा मिली थी, पर 8 साल बाद वो आजाद हो गया। उसने वहीं हंगरी में एलिजाबेथ नाम की लड़की से शादी भी कर ली थी। कई सालों बाद के उतार चढ़ाव के बाद 1956 में वो दोनों अमेरिका भाग आए। यहाँ उन्हें 2 लड़के जिमी और जॉनी हुए। उनका पेट पालने के लिए उन्होंने कई छोटी छोटी नौकरियां की। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और 1972 तक जॉन मिलियनेयर बन चुका था। उसके पास 3 अलग अलग बिजनेस थे जिसमें 26 एम्प्लॉइज काम करते थे। उनके पास एक छोटा प्लेन और 3 मर्सिडीज कारें भी थीं, पर उसकी इमेज एक स्टड जैसी थी। वो 5 फुट और 11 इंच का था और दिखने में काफी तगड़ा था। अपने प्लेन में वो अक्सर स्टंट मारता और काफी लो एल्टीट्यूड पर फ्लाइट करता। उसके इसी रिस्क भरे अंदाज से वो लोगों की नजरों में रहता। बाद में इन्हीं स्टंट्स की वजह से उसका पायलट का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया था। वो घर बैठा
अपनी वर्कशॉप में भी तरह तरह की मशीन्स बनाता रहता। वो इंटेलिजेंट और काफी जोशीला था, पर उसकी पर्सनल लाइफ में उसकी वाइफ और उसके बीच काफी झगड़े रहते थे। दोनों का शराब पीकर लड़ना लगभग रोजाना का हो गया था। वो अक्सर अपने बच्चों को भी बेरहमी से मारता था। 1975 में उसकी वाइफ की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है और उसके बाद जॉन और भी आजाद हो जाता है। वो अक्सर कैसीनो जाने लगता है और वहां की एक वेट्रेस को डेट भी करने लगता है। कैसीनो में वो बड़े बड़े दांव खेलने के लिए फेमस था। वहां का सारा स्टाफ उसे जानता था। कैसीनो वाले भी उन जैसे रेगुलर प्लेयर्स को एनकरेज करने के लिए वहीं बने बड़े बड़े रूम्स में फ्री में ठहरने देते। पर धीरे धीरे वो कैसीनो में काफी रकम हार गया और उसके ऊपर काफी कर्जा हो गया था। इसी चक्कर में उन्हें अपना बहुत कुछ बेचना पड़ा। वो लोग फिर से गरीबी की कगार पर थे। उसकी वेट्रेस गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुकी थी, पर अब उसकी जिंदगी में जोआन नाम की एक दूसरी औरत थी। इसके बाद उसे यह भी पता चला कि उसे कैंसर है। हर तरफ से मुसीबतें उसकी लाइफ में आ चुकी थीं। 1980 की विंटर में उसने अपने दोनों बेटों के आगे बॉम्ब बनाकर फिरौती मांगने का प्लान बताया, पर उसके बेटों ने उसे सीरियस नहीं लिया। पर वो इस प्लान में बहुत सीरियस था। दूसरी तरफ टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उसके घर $3 लाख का बिल भरने के लिए नोटिस भेज दिया। अब वो चारों तरफ से घिर चुका था। जून में जॉन और उसके बेटे उसी शहर के हेल्म्स पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं और वहां से 400 किलो डायनामाइट चुरा लेते हैं। इसके अगले 2 महीने तक जॉन घर पर यह बॉम्ब बनाता है। 24 अगस्त 1980 बॉम्ब बनाने के बाद जब बॉम्ब को प्लांट करने की बारी आई तो जॉन के लड़कों ने बॉम्ब को होटल में डिलीवर करने से मना कर दिया। इसलिए उसने अपने साले टेरी हॉल और विलिस ब्राउन नाम के आदमी को यह बम वहां तक ले जाने के लिए प्लान में शामिल कर लिया। उस रात वो लोग वैन में बॉम्ब को रखकर लेक टाहो की तरफ निकल पड़े। अगले दिन सुबह 11 बजे उन्होंने बलाहो होटल में नकली नाम से चेक इन किया, पर यही नशे में की गई बदतमीजी की वजह से होटल के मालिक ने उनकी वैन के रियल नंबर लिख लिए थे। रात के 2:30 बजे जॉन सीनियर ने उन्हें होटल के रूम से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाकर लेके टाहो एयरपोर्ट पर आकर उसे पिक करने के लिए कहा। पर जब कई देर वेट करने के बाद भी वो वैन वहां नहीं पहुंची तो जॉन खुद चलकर उस होटल पहुंच गया, जहां उसने पाया कि वो दोनों कार की डेड बैटरी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने इसे जंप स्टार्ट करने के लिए एक टो ट्रक को बुलाया। उसके बाद वो लोग स्टेट लाइन गए, जहां से उन्होंने एक वैन की नंबर प्लेट चुराई और वो अपनी वैन में फिट कर ली। पर होटल का मालिक तो ऑलरेडी उनके रियल नंबर नोट कर चुका था और अगले दिन उन्होंने कैसीनो जाकर वो बम प्लांट कर दिया। अब सवाल था कि जब सब प्लान के मुताबिक हो रहा था तो वो लोग फिरौती वाली रात पैसे लेने क्यों नहीं आए। दरअसल बॉम्ब को प्लांट करने के बाद जॉन दोपहर में अपने घर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड जोआन विलियम्स और बेटों को बताता है कि उसने बॉम्ब प्लांट कर दिया है, पर उसे फिरौती की रकम लेने के लिए उनकी हेल्प चाहिए। इसलिए वो 2 गाड़ी लेकर एल डोराडो काउंटी की तरफ निकल पड़ते हैं। यही वो जगह थी जहां से हेलीकॉप्टर को सिग्नल लाइट दी जानी थी और वो लोग पैसे का बैग गिरा देते। पर बदकिस्मती से वहां जाने पर उन्हें याद आया कि वो सिग्नल लाइट जलाने के लिए बैटरी लाना ही भूल गए। अब उन्हें जल्दी से एक बैटरी चाहिए थी, तो वो पेट्रोल पंप पर खड़ी एक पुरानी फोल्क्सवैगन गाड़ी की बैटरी निकालने की कोशिश करते हैं। पर पेट्रोल पंप के मालिक को पता चल जाता है और वो उन्हें बंदूक से डराकर वहां से भगा देता है। वो लोग भागकर एक सर्विस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां से वो एक नई कार बैटरी खरीदते हैं और फिर वो अपनी तय गई लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जॉनी कई मील पश्चिम में जाकर एक पब्लिक बूथ से हेलीकॉप्टर के पायलट को फोन करता है, जो एयरपोर्ट पर उसकी कॉल का वेट कर रहा था, और बताता है कि आगे के ऑर्डर उसे सामने वाले पेड़ पर रखे एनलॉप में मिलेंगे। उधर फिरौती की रकम लेने के बाद वहां से भागने में मदद करने वाली जॉन की गर्लफ्रेंड जोआन गाड़ी को पहाड़ों में ठोक देती है और वहीं अटक जाती है। इधर जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने पायलट को दिए थे उसमें भी उसने एक गलती कर दी थी। जॉन को अपने लेटर में लिखना था कि पायलट को हाईवे की तरफ जाना है, पर उसे फॉलो नहीं करना है। उसकी इस गलती की वजह से स्पेशल एजेंट कुक बिल्कुल दूसरी ही लोकेशन पर पहुंच गया। जॉन का प्लान था कि हेलीकॉप्टर के लैंड हो जाने के बाद वो लोग उस पायलट को ऑर्डर देंगे कि उसके आगे के इंस्ट्रक्शंस एक लेटर में उस जगह से 200 फीट दूर मिलेंगे। एक्चुअल में इसके आगे कोई और लेटर था ही नहीं। ये उसे बस गुमराह करने का प्लान था। पायलट को गुमराह कर वो लोग पास की झाड़ियों से बाहर आ जाते और उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेते। इसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड जोआन की लोकेशन पर जाते, जो वहां से भागने में उनकी मदद करती।
और आखिर में वो लोग भागकर कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो नाम के शहर में चले जाते। पर उनका सारा प्लान बुरी किस्मत से खराब हो गया। 15 अगस्त 1981 को जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड जोआन को FBI गिरफ्तार कर लेती है। उसी दिन शाम तक बॉम्ब डिलीवर करने वाले उसके साले टेरी और विलियम भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। उन दोनों को 7 साल की सजा होती है। जॉन के दोनों बेटे सरकारी गवाह बन जाते हैं और इस बॉम्ब प्लांट में उनका बहुत कम रोल होने और गवाह बन जाने की वजह से उन्हें जेल नहीं होती और कुछ दिन की कम्युनिटी सर्विस करने की सजा मिलती है। जॉन को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा मिलती है और उसकी गर्लफ्रेंड जोआन को 27 साल की सजा सुनाई जाती है। 1996 में कैंसर से उसकी जेल में ही मौत हो जाती है। इस धमाके से $18 मिलियन का नुकसान हुआ था। जॉन बर्जेस का बनाया ये बॉम्ब आज तक FBI के इतिहास का सबसे तगड़ा अनडिफीटेबल बॉम्ब था और इसका एक डुप्लीकेट मॉडल अब भी FBI की ट्रेनिंग में यूज किया जाता है। पुलिस ने कहा कि इस बॉम्ब को बनाने वाला बिल्कुल जीनियस था, पर उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि उसे मैप के हिसाब से सही इंस्ट्रक्शंस देने नहीं आए। जुए और बुरी लत ने एक रिटायर्ड और इंटेलिजेंट फौजी को एक अपराधी बना दिया। इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहिए और एक अच्छे इंसान बनिए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स में बताना ना भूले। फिर एक नए किस्से या कहानी के साथ वापस आऊंगा। मैं आपका दोस्त नकाब पोश।